एलएलपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में जहां यह हाईलाइटेड में आप वर्ड देखो, सबसे पहले न्यू फॉर्म ऑफ अ लीगल बिजनेस, मतलब हम कोई बिजनेस कर सकते हैं तो पार्टनरशिप बना के भी कर सकते हैं, कंपनी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन एलएलपी एक ऐसा फॉर्म है जो लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म। क्या है ये, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म। एक मिनट, चलो कोई नहीं। इस फर्स्ट पेज में कीवर्ड्स क्या क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस और उसके बाद ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म। तो हमें किस किस को अंडरलाइन करना है, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म को और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को। मतलब यहां पर मेजरली बात क्या की गई है कि पार्टनरशिप तो है लेकिन उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है। पार्टनरशिप तो है लेकिन उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब कंपनी की तरह मेंबर की जो लाइबिलिटी है जैसे लिमिटेड होती है वैसे यहां पार्टनर की भी लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड। तो यहां पर हमें सिर्फ 2 या 3 कीवर्ड ही याद रखने हैं, जिसमें पहला क्या है, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, और दूसरा है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, और ऊपर क्या था, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस। तो इतने वर्ड अपने को इंट्रोडक्शन में याद रखने हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, धनिया। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज में अपन क्या करते हैं, हर चीज में धनिया डालते हैं। तो जब भी एलएलपी का कोई भी आंसर आएगा इन सारे वर्ड्स को अपने को लिख के आना पड़ेगा। तो एक बार और बोले, क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस, और क्या है ये, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो ये सारे वर्ड अपने को लिख के आने हैं, जैसे अपन यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, फिर क्या है, अलाउ करता है पार्टनरशिप को, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप की, ठीक है, और लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोवाइड करता है किसकी, कंपनीज की, ठीक है। और एलएलपी इटसेल्फ विल बी लाइबल फॉर ऑल दी असेट्स, मतलब उसके जो भी एक्ट्स हैं या फिर जो भी उसके एसेट है एलएलपी खुद होल्ड करेगा, एकदम पार्टनरशिप जैसे, सॉरी एकदम कंपनी जैसे, और कंपनी की तरह ही मेंबर की लाइबिलिटी जैसे लिमिटेड होती है, पार्टनर की भी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, चलो अब अपन चलते हैं। ये अब इसके बाद जो डेफिनेशंस दे रखी है, लाइव में आवाज वगैरह सब परफेक्ट आ रही है ना, चैट नहीं दिख रही क्योंकि मेरे को, चलो। तो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट या फिर क्या होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, कौन नहीं होता है ये हमें पता है, तो ये हमें याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम एक रीडिंग लगा लेते हैं। जैसे एलएलपी इस एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, या फिर आउटसाइड अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। मतलब या इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो या बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, एलएलपी यहाँ रजिस्टर्ड हो या आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हो, सबको हम क्या बोलेंगे, सबको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। चलो अब हम सीधे आते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर हमें पता है जो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बिजनेस अपन बार बार पढ़ ही रहे हैं कि बिजनेस क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो फाइनेंशियल ईयर में क्या बोला गया है कि 1 डे ऑफ अप्रैल से शुरू होगा और खत्म कब होगा, 31 मार्च को, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25, लेटेस्ट से ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर एक मजेदार बात आती है कि अगर मान लो आपका बिजनेस जो है वो किसी भी ईयर के 30th डे ऑफ सितंबर के बाद स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है, 30th डे ऑफ सितंबर के बाद, तो ऐसे केस में हम पता क्या करेंगे, उसको अगले साल के मतलब फाइनेंशियल ईयर में खत्म करेंगे। जैसे एग्जांपल है, इसमें क्या है, 15 अक्टूबर को अगर मेरा बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ तो कायदे से 17 से 18 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 30 सितंबर 17 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो फिर इसका फाइनेंशियल ईयर 15 अक्टूबर से लेके 19 मतलब 31 मार्च 19 को खत्म होगा, ठीक है। तो ये अपने को कभी केस स्टडी बनाए तो पता होना चाहिए, वैसे इससे केस स्टडी बनती नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। अब फॉरेन एलएलपी क्या होता है, जैसे हमने कभी फॉरेन कंपनी के बारे में सुना था, फॉरेन कंपनी का क्या मतलब था कि वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। तो यहाँ भी यही लिखा है कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है एलएलपी लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इंडिया में। अभी अपन इंट्रोडक्शन में, ठीक है, ये सिर्फ अपने को एक एक बार रीड ही करना है। अब यहाँ पर स्मॉल एलएलपी की बात आ गई, जिससे अपने को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्मॉल एलएलपी क्या है, देखो, जिसका कंट्रीब्यूशन किससे एक्सीड ना हो, 25 लाख रुपीज से, मतलब जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एलएलपी में वो डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज होना चाहिए। मतलब
25 लाख ही होना चाहिए, 25 लाख तक होना चाहिए। 25 लाख 1 रुपए भी हो गया तो आप स्मॉल एलएलपी नहीं बन सकते। और हायर अमाउंट मतलब अगर प्रेस्क्राइब कर दिया तो 5 करोड़ से ज्यादा ये लिमिट नहीं जा सकती जो भी प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। तो 25 लाख और 5 करोड़ याद रखना है। और फिर टर्नओवर के लिए क्या बोला हुआ है कि एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये क्या होता है, एलएलपी जो है वो अपने रजिस्ट्रार के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी सबमिट करती है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट क्या है, 40 लाख रुपीस, मतलब 40 लाख रुपीस और हायर मतलब 40 लाख तक चल जाएगा। मतलब लिमिट दो याद रखनी है, एक है 25 लाख, एक है 40 लाख। 25 लाख है कंट्रीब्यूशन के लिए और 40 लाख, हाँ 40 लाख किसके लिए है, टर्नओवर के लिए। और इसको भी 50 करोड़ से क्या बढ़ाया जा सकता है, तो हमको 25 लाख और इसका एक्सीड मतलब इसका मैक्सिमम क्या है 5 करोड़ और टर्नओवर क्या है 40 लाख और उसका मैक्सिमम क्या है 50 करोड़। याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स जो प्रेस्क्राइब करे, मतलब ये सिर्फ एज में भी प्रेस्क्राइब लिखा हुआ है, मतलब प्रेस्क्राइब्ड हुआ तो लिखेंगे, अदरवाइज तो ये 25 और 40 ही हमको याद रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है। चलो अब इसके बाद अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई, क्योंकि एलएलपी का अपना एक एक्ट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब स्क्रीन शो हो रही है, लाइव वाले बता दो। लाइव में अब बराबर दिख रहा है स्क्रीन वगैरह सब। चलो यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे, ठीक है। तो जैसे पार्टनरशिप में 2 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स थे, एलएलपी में भी कितने ही होंगे, 2 मिनिमम पार्टनर्स होंगे। अब यहां पर सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, सेकंड वाले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, एनी टाइम अगर मान लो 2 से भी कम हो गए, मतलब हमने क्या बोला था कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए, लेकिन मान लो किसी भी टाइम पे सिर्फ एक ही पार्टनर बचा, मतलब 2 से भी कम हो गए, और एलएलपी ऐसा बिजनेस मतलब जैसे ही 2 से आप कम हुए 6 महीने तक करती है। मतलब फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर हैं, ठीक है, मैं और मान लो आप में से कोई एक, हम 2 पार्टनर हैं, ठीक है। अब हम 2 में से मान लो एक चला गया एलएलपी छोड़ के, तो मैं अकेला अगर 6 महीने तक बिजनेस करूंगा, ठीक है, अकेला ही अगर 6 महीने तक बिजनेस करूंगा, तो ऐसे केस में पता क्या होगा, जो ओनली पार्टनर है यानी कि मैं, अगर मैं ऐसा बिजनेस करता हूं तो मैं पर्सनली लायबल हो जाऊंगा। क्या, मैं पर्सनली लायबल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड लिखे हैं, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, एनी टाइम अगर रिड्यूस बिलो 2 हो गए और आप कैरी आउट करते हो बिजनेस मोर देन 6 मंथ, वो अगर ओनली पार्टनर कंटिन्यू करता है तो ऐसे केस में on the business after those 6 months and has a knowledge of the fact that it is carrying out business of him alone। मतलब देखो ये क्यों लिखा हुआ है, ये नॉलेज वाली लाइन क्यों लिखी है समझना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं हूं यहां बैठा और फॉर एग्जाम्पल मेरा दूसरा पार्टनर किसी और कंट्री में बैठा, या कंट्री छोड़ो किसी और स्टेट में बैठा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो पार्टनरशिप से हट चुका है, ठीक है, और मैं अकेला ही बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे या तो नॉलेज हुआ है ना, या फिर 6 महीने बीत गए, ठीक है, क्या हुआ, आफ्टर दो 6 मंथ एंड हैज अ नॉलेज ऑफ फैक्ट ऑफ कैरिंग ऑफ बिजनेस अलोन, तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा सारे एक्ट के लिए उस पीरियड में जब वो अकेला बिजनेस कर रहा था। तो आपको क्लियर हुआ, सिर्फ इन कीवर्ड्स पे फोकस करना है। देखो सारे कीवर्ड्स अपन ने मार्क करे हुए हैं, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, एनी टाइम अगर 2 से कम हो गए तो ऐसे केस में, और 6 महीने से ज्यादा आप अगर ऐसा बिजनेस कर रहे हो अकेले और आपको नॉलेज भी है, तो आप पर्सनली लायबल हो जाओगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। नहीं, इसमें पर्सनली उस पीरियड के लिए पर्सनली लायबल हो जाओ। फिर मान लो कि नहीं, उसके बाद अगर मान लो कोई और पार्टनर आ जाता है तो फिर कंटिन्यू कर लेना, एंड नहीं होगा, किसी और पार्टनर को लाना पड़ेगा, और जब तक कंटिन्यू करोगे जब तक पर्सनली लायबल ही रहते रहोगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अकेले ही, तो फिर एलएलपी का जो लिमिटेड लायबिलिटी का जो मुझे एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं हर चीज के लिए एकदम सोल प्रोप्राइटर जैसा पर्सनली लायबल हो जाऊंगा। क्लियर है, हुआ? नहीं, आप समझे नहीं, एलएलपी चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो जब तक मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं मैं लायबल हूं, ठीक है। उसके बाद मान लो किसी और पार्टनर को मैं लेके आ गया, तो अब फिर वापस से लिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी, ऐसा मतलब है। तो चलती रहेगी एलएलपी, लेकिन वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, इतनी सी बात है बस, ठीक है। और मैं अपन डिटेल में समझते हैं, रुको, है ना, डिटेल में समझते हैं इसको। चलो बाकी सबको आ गया समझ में क्या बोला मैंने, सिर्फ इन कीवर्ड्स पे फोकस करो, इसमें पूरा सार है, मतलब सिर्फ इतना ही अपने को याद करना है। लाइव में समझ आ गया सबको? चलो
अब डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, आप समझो। देखो हमने क्या बोला था, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, हमने बोला था म्यूचुअल एजेंसी है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है ना कि एक पार्टनर जो है, ध्यान समझना, एलएलपी का पार्टनर एलएलपी का तो एजेंट है, मतलब एलएलपी को बाइंड कर देगा अपने काम से, लेकिन दूसरे पार्टनर्स को वो बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि हमको डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने पड़ते हैं जो मैनेजमेंट संभालते हैं बिजनेस का। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2, है ना, एटलीस्ट 2, और उसमें से कम एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उनमें से कम एक क्या होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर एलएलपी है ना, इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अगर एलएलपी में सारे के सारे पार्टनर्स कौन है, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऐसे केस में 1 और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब या तो सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट या एक से ज्यादा लोग क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो उसमें से कम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर अ पार्टनर और उनका नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह काम करेंगे। क्या मतलब निकला, सार समझो इसका। मान लो एलएलपी के सारे पार्टनर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर कुछ बॉडी कॉर्पोरेट है और कुछ नेचुरल पर्सन मतलब इंडिविजुअल्स हैं, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअली बनेंगे। क्यों, क्योंकि भाई बॉडी कॉर्पोरेट तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई ना, तो वो फिर लाइबल नहीं हो पाएगी, इसलिए हमको, क्योंकि वो खुद से काम थोड़ी करेगी, इसीलिए या तो इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें से, फॉर एग्जांपल एलएलपी में टोटल 3 कंपनियां हैं और 2 नेचुरल पर्सन है, ऐसे करके एलएलपी बनाई है, तो वो 2 नेचुरल पर्सन है ना, वो क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन मान लो सारे के सारी बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट को अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करने पड़ेंगे और वो नॉमिनी बन जाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अपने को यही कीवर्ड याद रखना, देखो एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1 जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है, फिर सारे पार्टनर अगर बॉडी को, आप ध्यान से समझो, जो कीवर्ड अंडरलाइन है ना, सारे वही हैं जिनको देख करके ही पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। देखो ऑल दी पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन उनमें से एक या फिर सारे इंडिविजुअल है, मतलब एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल है और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब दोनों का मिक्सचर है, तो उसमें से 2 इंडिविजुअल क्या जो पार्टनर है, या फिर अगर सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो ऐसे केस में उनके नॉमिनी क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। या फिर कुछ बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी और कुछ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, मतलब कैसे भी आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। आ गया समझ में। चलो, इसके बाद रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे लॉ में क्या है, 120 दिन, ठीक है, 120 दिन याद रखने अपने को कि नॉट लेस देन 120 दिन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर। अब यहां पर गौर फरमाइए, इमीडिएटली 1 ईयर लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा हुआ, तो ये हो सकता है फसाद है। तो अगर मान लो केस स्टडी बनी तो ये प्रीसीडिंग 1 ईयर को याद रखना, फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब इफ द इनकॉर्पोरेशन, अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हमको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अगर स्पेसिफाई किया गया है डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, तो उन्हीं को डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेना, है ना। स्टेट दैट ईच ऑफ द पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, एवरी पार्टनर शैल बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब अगर ऐसा लिख रखा है कि सारे के सारे डेजिग्नेटेड होंगे तो फिर सबको डेजिग्नेटेड मान लेना, उसमें एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है, सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सबको जिम्मेदारी दे रखी है मैनेजमेंट की, ठीक है। क्लियर हो रहा है, याद हो रहा है क्या, ठीक है। अभी इतना बुलवाने की चीजें आई नहीं है, इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसके बाद देख लो, यहाँ कोई कीवर्ड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसमें क्या है, देखो एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, ठीक है, अगर क्या है एलएलपी में मतलब अग्रीमेंट में लिखा हो, ठीक है। मतलब किसी भी पार्टनर को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो, सारों को भी बना सकते हो। और पार्टनर में सीज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद दी एलएलपी अग्रीमेंट, मतलब जैसा अग्रीमेंट में लिखा हो वैसा कर लेना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको अपने को मेजरली यही याद रखना था, ठीक है, बाकी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में सिर्फ इतनी बातें हैं जो काम की। चल, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी में अपन आ जाते हैं। देखो आज मैंने निमोनिक नहीं बनाया, उसका रीजन है क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये कहीं ना कहीं लॉजिकली अपने को ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा निमोनिक बनाएंगे तो निमोनिक में भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब जहां जरूरत है वहीं बनाया। अब देखो ये कितना सिंपल है। एलएलपी में क्या होता है, सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, एलएलपी अग्रीमेंट बनाना जरूरी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है एलएलपी, कॉमन सील हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बिजनेस के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे। ये तो मतलब आप समझो ना, प्रॉफिट और ये सॉरी पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर ही है। अब इसको तो अपन लॉजिकली याद रख सकते हैं ना, देखो कितना सिंपल है।
सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, तो हम क्या बोलेंगे, सेपरेट है अपने पार्टनर से, जिसका परपेचुअल सक्सेशन है। एनी चेंज इन दी पार्टनरशिप पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी उसको अफेक्ट नहीं करता। तो क्या है, कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर ही हो गया, ठीक है। कंपनी जैसा इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी और क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, और कुछ चेंज हुआ तो उसका एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगा, जैसे पार्टनरशिप में हो जाता था, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फिर परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, एलएलपी कंटिन्यू करेगी इररिस्पेक्टिव, अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसेनिटी हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है किसके, एलएलपी के एग्जिस्टेंस को, ठीक है। और एलएलपी कैपेबल है अपने नाम से क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है। रटने की जरूरत है क्या इसको, सिंपल है। जैसे कंपनी होल्ड कर सकती थी, चैट में सब बोलो हाँ, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी भी वही है सारा खेल। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स लिमिटेड होती है। अग्रीड कंट्रीब्यूशन मतलब जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ उतनी ही क्या होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी पार्टनर की। और क्रेडिटर जो है एलएलपी के, वो एलएलपी के ही क्रेडिटर होंगे। कितनी सही बात है, जैसे कंपनी क्रेडिटर कंपनी के ही है, वैसे ही यहाँ भी एलएलपी के क्रेडिटर क्या है, एलएलपी के ही है। मतलब सारे बॉडी कॉर्पोरेट वाले फायदे हमको मिल रहे हैं। फिर नो म्यूचुअल एजेंसी है ना, हमने क्या बोला था, म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप में, यहाँ कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, ठीक है। चलो उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मान लो ये अग्रीमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी चॉइस से, मतलब जैसा पार्टनर चाहे वैसा अग्रीमेंट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो एलएलपी एक्ट के प्रोविजन लगा देना, सिंपल ही है ना। अगर अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट मान लेना, और अगर मान लो कि अग्रीमेंट नहीं है तो फिर एलएलपी के प्रोविजन लगा देना, एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजन लगा देना, ठीक है। अब क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस, बस वही चीजें कंपनी वाली लीगल प्रोसेस के थ्रू बनेगी। क्लोथ्ड है, व्हील्ड है ना, सारे राइट जो इंडिविजुअल के होते हैं, है ना, लेकिन वो कंपनी की तरह बिजनेस करेगी लेकिन उसको इंडिविजुअल के सारे राइट्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये फिक्टिशियस पर्सन नहीं मानी जाएगी, ठीक है, मतलब नकली पर्सन नहीं है, ये एक लीगल पर्सन है, ठीक है। कॉमन सील के बारे में बात कर लेते हैं कि एलएलपी चाहे तो क्या कर सकती है, पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर के थ्रू काम कर सकती है, और कॉमन सील हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मैंडेटरी इसमें नहीं है ना। और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स जो भी है वो अफिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब अगर अपने को एलएलपी की मतलब कॉमन सील लगानी है तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की प्रेजेंस में ही लगाना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वही है कि पार्टनर अलग है, पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड, उनके अग्रीड कंट्रीब्यूशन की, मतलब कंट्रीब्यूशन जितनी, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में हमने क्या बोला था, सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर चलाएंगे, और रिस्पॉन्सिबल जो भी लीगल कंप्लायंस के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो सारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर की। एलएलपी के रजिस्ट्रार में जो भी फॉर्म वगैरह देने हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, एटलीस्ट टू इंडिविजुअल है, और कोई भी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नहीं है, जैसे पार्टनरशिप में थी, प्राइवेट कंपनी में थी, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। चलो फिर बिजनेस ऑफ प्रॉफिट ओनली, क्यों, यहाँ पे भी जरूरी है कि भाई सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए एलएलपी बनाई जाए, मतलब बिजनेस जरूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप में बिजनेस जरूरी था, ठीक, यहाँ भी बिजनेस जरूरी है। आप चैरिटी के लिए एलएलपी नहीं बना सकते, ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया। फिर इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि एलएलपी कुछ ऐसे काम कर रही है जो क्या है प्री जुडिशियल है, तो आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देना। मर्जर हो सकता है क्या, देखो भाई, मर्जर अमलगमेशन ऑफ द एलएलपी प्रोविजंस के हिसाब से चलेगा। मतलब देखो फाउंडेशन लेवल पे ना एक बात अच्छी है, डीप में कहीं भी नहीं ले जाते, हर जगह लिख देते हैं इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड लॉ में, तो आपके लिए एक अच्छा है, आपको मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ भी क्या लिखा है, एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से देख, मतलब प्रोविजन के हिसाब से देख लेना या अग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब कन्वर्जन के बारे में क्या बोला गया है, फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, अपने आप को कन्वर्ट करा सकती है एलएलपी में, और उसमें भी 2008 के प्रोविजन लगा देना, एलएलपी एक्ट में जो भी लिखा है वो लगा देना, ठीक है। और ई फाइलिंग के बारे में क्या है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करोगे और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल करोगे। डिजिटल सिग्नेचर समझते हैं ना सब, जैसे पेन ड्राइव में डिजिटल सिग्नेचर आती है, उसको यूज करते हैं असली सिग्नेचर के बजाय, ठीक है, खत्म। तो क्या ये इसको निमोनिक बना के याद करना है कि ऐसे याद हो गया, बोले ये क्या कंपनी, और इसलिए मैंने बनाया नहीं क्योंकि फालतू कंफ्यूजन होता है।
चलो अब एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई क्या है एडवांटेजेस, क्या क्या है, वही अग्रीमेंट होगा तो डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इजी टू फॉर्म है, सारे पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करते हैं, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है और इजी टू डिसॉल्व है। मतलब क्या फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो ना, और उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर देना, इसीलिए फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, लिमिटेड लायबिलिटी है, इजी टू फॉर्म है, इजी टू डिसॉल्व है, फ्लेक्सिबिलिटी है और अग्रीमेंट है। तो अब मेरे साथ साथ दोहराना, अगर मैंने एक बार कुछ बोला दोबारा बोल रहा हूं तो इंप्लाइड है सबको बोलना है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं बार बार मैं बोलूंगा। और घर पे जितने भी लोग बैठ के देख रहे हैं आपको बोलना है, ठीक है, सो के लेक्चर नहीं देखना। इसका निमोनिक क्या बनाया, सीए फाउंडेशन पास हुए तो डेल का लैपटॉप खरीद लिया, सिंपल। सी से क्या हुआ, सी से कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ए से क्या हुआ अग्रीमेंट, एफ से हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, सी से कैपिटल स्ट्रक्चर, ए से अग्रीमेंट, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, डी से इजी टू डिसॉल्व का डी, ई से इजी टू फॉर्म का ई, है ना, आगे ना, हाँ नहीं एफ का होगा, हाँ इजी टू फॉर्म का ई, और एल से आगे लिमिटेड लायबिलिटी। तो सीए फाउंडेशन पास होकर डेल का लैपटॉप खरीदा, याद हो गया, एक बार और बोलेंगे। सी से क्या हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर, ए से अग्रीमेंट, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद डी से आपका डिसॉल्व, ई से इजी टू फॉर्म और एल से लिमिटेड लायबिलिटी। हो गया याद। चलो अब इनकॉर्पोरेशन, ये तो और भी सिंपल है, फुद्दू सा, ये तो कुछ भी नहीं, देखो सिंपल है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सॉरी इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या देखना है, देखो जब हम इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा लोग क्या करो, लॉफुल बिजनेस के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए इनकॉर्पोरेट कर दो, है ना। लॉफुल बिजनेस करना, ऐसा नहीं कि आप कुछ इलीगल बिजनेस करने लग गए, और प्रॉफिट मोटिव के लिए करना, ठीक है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म, जैसा हम प्रेस्क्राइब फॉर्म देंगे वैसे, और फीस के साथ क्या करना, आप जमा कर देना, ठीक है, ये भी क्लियर है। फिर डिक्लेरेशन लगेगी, डिक्लेरेशन क्या लगेगी, वकील से लगेगी, कंपनी सेक्रेटरी से लगेगी, सीए से लगेगी, कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब इसमें से किससे भी आप एक डिक्लेरेशन दे देना, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी एंड बाय एटलीस्ट वन सब्सक्राइबर टू द इनकॉर्पोरेशन दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट कंप्लाइड। मतलब आपको एक डिक्लेरेशन देनी है, जो भी सीए, जो भी सीएस, जो भी एडवोकेट, जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट आपका ये काम देख रहा है, एक तो उससे डिक्लेरेशन ले लो, और कम से कम एक सब्सक्राइबर से डिक्लेरेशन ले लो कि एलएलपी एक्ट के सारे प्रोविजन हम फुलफिल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा भाई, नाम आएगा, बिजनेस क्या कर रहे हो वो आएगा, कहाँ से बिजनेस कर रहे हो, रजिस्टर्ड एड्रेस आएगा, नेम एड्रेस सारे पार्टनर्स का आएगा, नेम एड्रेस डेजिग्नेटेड पार्टनर का आएगा, अदर इंफॉर्मेशन भी आएगी, अगर कोई फाल्स इंफॉर्मेशन दी है तो जेल में भेज देंगे, कम से कम वो जो मतलब कम से कम सॉरी मे एक्सटेंड टू 2 साल की जेल हो सकती है, फाइन जो है वो नॉट लेस देन 10,000 का होगा, जो 5 लाख से एक्सटेंड हो सकता है। लोरी गा के याद हो गया, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, नाम आएगा, बिजनेस आएगा, एड्रेस आएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स आएगा, सोते सोते लेक्चर नहीं देखना है, नेम एंड एड्रेस आएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर का, अदर इंफॉर्मेशन भी आएगी, अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो इम्प्रिजनमेंट कर देंगे जो 2 साल तक भी जा सकता है, फाइन कम नॉट लेस देन 10,000 का जाएगा, जो 5 लाख तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, देखो भाई रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या, देखो ऑल द रिक्वायरमेंट कंप्लाइड, कम से कम 40, मतलब क्या है, रजिस्ट्रार जो है वो विद इन 14 डेज, मतलब जैसे ही आपने उसको एप्लीकेशन दी, रजिस्ट्रार 14 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, या तो रजिस्टर कर देगा और सर्टिफिकेट दे देगा, है ना। सर्टिफिकेट जो है वो सील्ड और साइंड होगा रजिस्ट्रार के द्वारा, और ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। सिंपल है, क्या है, ऑल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर दोगे तो 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा, सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट में सील और साइन भी करेगा, और ये कंक्लूसिव एविडेंस बन जाएगा कि हमारी एलएलपी बन चुकी है, ठीक है। चलो उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एलएलपी का, अगर आप उसको चेंज करते हो तो क्या बोला है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है जिसपे सारे कम्युनिकेशन जाएंगे, सारे नोटिस जाएंगे, ठीक है, और नेम ऑफ द एलएलपी और पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है ना, मतलब डॉक्यूमेंट में भी सेंड इन द नेम ऑफ एलएलपी या फिर पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एनी अदर एड्रेस। मतलब कुल मिला के सारे जो एड्रेस हैं, जो भी कम्युनिकेशन है वो कहाँ जाएगा, कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस में जाएगा। अगर मान लो आप चेंज करना चाहते हो रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो चुपचाप आप क्या करो, रजिस्ट्रार को एक नोटिस देके बता दो, ठीक है। और अगर आपको डिफॉल्ट करते हो, मतलब आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया लेकिन रजिस्ट्रार को बताया ही नहीं, या फिर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, तो जो एलएलपी है ना, एलएलपी और उसके सारे पार्टनर लाइबल हो जाएंगे पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज ईच डे, 500 रुपए हर दिन का ले लेंगे आपसे भी और आपके पार्टनर से भी, है ना, जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है। और मैक्सिमम कितना है भाई, 50,000 रुपया, ठीक है, याद हो रही है।
बोलते बोलते पता है ऐसे प्रोसीजरल चीज है, मतलब इसको क्या है, सिर्फ बोल बोल के याद कर लो, कुछ नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस में सारे कम्युनिकेशन जाएंगे, क्या जाएंगे, सोते सोते लेक्चर देंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस में सारे कम्युनिकेशन जाएंगे एलएलपी के नाम पे या फिर पार्टनर के नाम पे या डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम पे जाएंगे। अगर आप कुछ चेंज करते हो रजिस्टर्ड ऑफिस में तो नोटिस फाइल कर लेना, ठीक है। और अगर कोई भी डिफॉल्ट आप करते हो तो एलएलपी और उसके सारे पार्टनर लाइबल हो जाएंगे 500 रुपए पर डे की पेनल्टी के लिए। और क्या हो जाएगा वो मैक्सिमम कितना 50,000 तक ही होगा। मतलब आप इतने निकम्मे हो कि 500 रुपए जाते जा रहे हैं तो भी वो 50,000 तक ही जाएंगे, 50,000 से एक्सीड फाइन नहीं करेगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो अब रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या क्या होगा। बहुत सिंपल है, फिर से कंपनीज एक्ट याद कर लो। स्यू कर सकते हो, स्यू हो सकते हो, ठीक है। खुद के नाम पे आप प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, डेवलप भी कर सकते हो, डिस्पोज भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, भले वो मूवेबल हो, इमूवेबल, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, लोरी की तरह गाय क्या इसको एक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। एक्वायर, ओन, डेवलप और होल्ड। उसके बाद क्या है, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, ठीक है। कॉमन सील आप रख सकते हो ताकि क्या होगा, है ना, डिसाइड टू हैव वन, मतलब कुल मिला के एक कॉमन सील होगी, है ना, तो वो आपकी एक पहचान कहलाएगी। फिर डूइंग एंड सफरिंग ऑफ सच एक्ट एंड थिंग्स एज अ बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। इसका क्या मतलब है कि बॉडी कॉर्पोरेट की तरह आप काम कर सकते हो और उसकी तरह भी आपको सफर भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या याद हो रही है चीजें, चलो। अब उसके बाद क्या है, एलएलपी जो है ना, एलएलपी उसको अपने नाम के आगे एलएलपी लिखना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे हर नाम के आगे आपको एलएलपी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जैसे कुछ भी है ना, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता एलएलपी, तो नाम के आगे हमेशा क्या होगा, एलएलपी होगा, ठीक है। फिर एन एलएलपी नॉट टू बी रजिस्टर्ड, मतलब अगर मान लो एलएलपी नहीं रजिस्टर्ड होगी, मतलब क्या है, एन एलएलपी शेल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय द नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अनडिजायरेबल है या फिर किसी और एलएलपी या फिर कंपनी से मिलता जुलता है। जैसे मैंने रिलायंस एलएलपी खोल दी, चलेगा क्या, वो पहले से एक कंपनी है भाई, नहीं तो आपने कोई और एलएलपी है उसके जैसा आपने एक नाम, तो अनडिजायरेबल या तो अनडिजायरेबल है। आप कुछ भी लिख रहे हो, मतलब देश के नाम पे लिख रहे हो, मतलब आपके लिख रहे हो सो गवर्नमेंट लिख रहे हो आगे, चलेगा क्या, क्यों, अनडिजायरेबल है। लोगों को क्या लगेगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो ऐसे काम नहीं करने। दूसरी बात है किसी से मिलता जुलता नाम हो, किसी एलएलपी से या फिर किसी कंपनी से या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कराते अपन, है ना, तो ट्रेडमार्क फॉर एग्जांपल बालाजी के नमकीन या ऐसा कुछ भी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जैसे पेस है, तो पेस के नाम की कोई दूसरी पेस थोड़ी बन सकती है क्योंकि उन्होंने ट्रेडमार्क क्या है, रजिस्टर करा रखा है, ठीक है। चलो उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ नेम के बारे में क्या बोला गया है, पर्सन में अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम। मतलब हमने पहले से क्या हुआ, हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, हम रजिस्ट्रार के पास गए और हमने क्या बोला कि हमारा नेम रिजर्व कर दो, ठीक है। तो आपको नाम बताना पड़ेगा जो प्रपोज कर रहे हो, और साथ ही साथ आप नेम टू विच एन एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, मतलब या तो नाम आप दे रहे हो या फिर चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे और रजिस्ट्रार रिजर्व करेगा फॉर द नेम फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। मतलब आज आपने अगर उसको रिजर्व कराया तो 3 महीने तक क्या होगा, वो रजिस्ट्रार इसको रिजर्व करके रखेगा, ठीक है। फिर अगर एलएलपी में चेंज की बात कर लें नेम के बारे में, तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू चेंज इट्स नेम, एलएलपी शेल कंप्लाई विद इन 3 मंथ। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई आपने किसी ट्रेडमार्क का वायोलेशन किया है, आपका नाम इनडिजायरेबल है या फिर कुछ वायोलेट कर रहा है किसी कंडीशन को, तो क्या करना है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उस ऑर्डर के नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। याद हो रही है क्या, बुक में नहीं है तो चलो। अब कंपैरिजन बिटवीन कंपनी, पार्टनरशिप और एलएलपी, चलो आखिरी यहां से गिन रहा है चैप्टर, कुछ भी नहीं है। देखो रेगुलेशन क्या बोलता है, इसमें कंपनीज एक्ट लगता है, इसमें पार्टनरशिप एक्ट लगता है, इसमें एलएलपी एक्ट लगता है। क्या कमाल की बात बोली है, देखो रजिस्ट्रेशन यहाँ कंपलसरी है, यहाँ कंपलसरी है, यहाँ नहीं है, बहुत बढ़िया। नेम यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगता है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे एलएलपी रखना जरूरी है, बहुत बढ़िया। लीगल स्टेटस सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये है, बहुत बढ़िया। लाइबिलिटी में क्या है, यहाँ पर अनपेड अमाउंट तक होती है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन तक होती है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल एसेट भी क्या हो जाती है, लाइबल हो जाती है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या है, यहाँ पे मिनिमम 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम 200 है, यहाँ पर मिनिमम 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम 50 है ना, और यहाँ पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। हो रहा है याद, क्या है कंपनी में, क्या है
दो, और क्या है, मतलब कंपनी में क्या है, 200, 7, और पब्लिक में तो कोई लिमिट ही नहीं थी। यहाँ पे 2 और 50 पार्टनरशिप में, और एलएलपी में 2 और नो मैक्सिमम लिमिट। बहुत बढ़िया। प्राइवेट में क्या है, 2 डायरेक्टर, पब्लिक में 3 डायरेक्टर। यहाँ पर डायरेक्टर एप्लीकेबल ही नहीं होते, डायरेक्टर की जगह यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर आ जाता है, ठीक है। और इनके केस में डीपीआईएन लगता है, उसके केस में डीआईएन लगता है, इतना। और एक और ये बात याद रख लो, माइनर जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, माइनर जो है वो बेनिफिट में एंटर हो सकता है, लेकिन यहाँ तो एडमिट ही नहीं हो सकता। माइनर के बारे में समझना, माइनर सिर्फ पार्टनरशिप में ही होशियारी झाड़ सकता है, एलएलपी में नहीं आ सकता, और यहाँ डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, ठीक है। मीटिंग क्या है, यहाँ पे क्वार्टरली करनी पड़ती है, एनुअल करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया। एनुअल रिटर्न, यहाँ पे एनुअल अकाउंट, एनुअल रिटर्न लगते हैं। यहाँ कोई रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती पार्टनरशिप में, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है, सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न, एनुअल स्टेटमेंट, सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न। याद रखना, अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न, तो एनुअल स्टेटमेंट उसका नाम क्या है, अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, और एनुअल रिटर्न, इतना याद रखना। और सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, ये पब्लिक से आईपीओ रेस कर सकता है, ठीक है। एलएलपी भी पब्लिक से फंड एक्सेस नहीं कर सकती, और पार्टनरशिप भी नहीं कर सकती। जय माता दी, चैप्टर खत्म। चलो, हो गया।